संतोष जी, आप हॉस्पिटैलिटी में आए कैसे? हमने एक छोटी जमीन हाईवे पे ली थी और मेरे जो जीजा जी हैं गोले साहब उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ पे एक ढाबा चालू किया था। मैं टेबल साफ कर रहा था, मैं तभी मेरे परिचित मेरे गांव के ही तो उन्होंने ऐसा बोला कि होटल में टेबल साफ करने का तो काम करता है। तो मुझे उसका गुस्सा नहीं आया। हाँ। आई थॉट हमारे ग्रामीण इलाकों में मेरे जैसे यंग है वो तो गोबर भी उठाते हैं, हम्म। खेती में काम भी करते हैं। हम्म। पनवेल और खोपोली के बीच में एक एक किलोमीटर में एक एक होटल और पेट्रोल पंप था और बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रेच पे था। तो हमने उधर शुरू किया और पहले दिन से अंकल्स किचन का नाम बहुत बड़ा था मुंबई में। जी। पहले दिन से ही बहुत अच्छा चलने लगा। जैसा आप कह रहे थे कि कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे थे और आपने इसको अलग तरीके से देखा, तो ये आपको कन्विक्शन आया कहाँ से? इसका भी श्रेय मैं देता हूँ। मैंने जो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैंने जो तैयारी की थी, लगातार 6 बार प्रीलिम्स दिया, 4 बार मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर भी हर टाइम फेल होके फिर प्रीलियम, मेंस, इंटरव्यू। मुझे ना अपयश की आदत लगी थी। अच्छा, ये जो यूपीएससी एग्जाम्स को जब दे रहे थे, आप भले ही उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आपके कई दोस्त हैं जो सक्सेसफुल हुए और आज बड़े अफसर हैं, जैसे हमारे विश्वास नागरे पाटिल जी जी हैं, जी जो आपके इतने गहरे और इतने जी। बचपन मतलब उस समय से दोस्त हैं। वो कई बार हम तो मिले भी उनसे। तो ये कैसे, मतलब उस समय वो कैसे थे, मतलब आपके आपकी आपके रिलेशन, आपकी दोस्ती कैसी थी? हम बहुत उत्सुक हैं उसके बारे विश्वास नांगरे पाटिल साहब आज जो एडीजी है, अतिरिक्त पुलिस में। जी। महासंचालक, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नामचीन आईपीएस ऑफिसर हैं। अब वही ना, यंग इंस्पायरर, मतलब सबके हाँ, लिए उनको पीढ़ी को देख के, इंस्पायर। उनको सुन के एक जनरेशन महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। जी। आज आज ये लास्ट 25 ईयर्स में जितने भी ऑफिसर्स बने हैं, बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन विश्वास नांगरे पाटिल है। बहुत लोगों का लाइफ उन्होंने बनाया है। जी। गांधी जी बोलते थे क्लीनलीनेस एक भगवान का रूप होता है हम्म। और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आत्मा है और आत्मा हमेशा शुद्ध होना चाहिए। मेरा स्टाफ है वो भी लोकल ही है। पहले वो लोकल लोग काम करने के लिए भी थोड़ा सा वॉशरूम में ये करते थे, तो मैं, मेरे जीजा जी, मेरे भांजे, हम लोग दिखाते थे कि कैसा वॉशरूम साफ करना, अपने हाथ से दिखाते। वाह। तो उनको भी उस काम के प्रति एक लगाव होने लगा। लगाव होने लगा कि अगर हमारे साहब ये सब काम करते तो हमको भी कुछ काम करने में अड़चन नहीं होनी अड़चन नहीं चाहिए, आनी चाहिए। शर्म नहीं होनी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं बड़े आम को? अगर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है हम कैसे बड़े आम लाते हैं, कैसे पर्सनालिटीज लाते हैं। ठीक है, ऐसा कीजिए, अब ये वीडियो देख के कीजिए अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि इस बार जो पर्सनालिटी है ना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपको खोपोली का एक यूके रिजॉर्ट शायद मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पक्का इसको एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। इसके जो मालिक हैं, इसके जो फाउंडर हैं, संतोष पाटिल, इनके साथ आज हम बड़े आम पे बातचीत करेंगे। मैं उनको जानने से पहले इस रिजॉर्ट में गया जा चुका हूँ, और ये मेरे दिल में इसलिए रहा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था पूना में, तभी ओल्ड बॉम्बे पूना रोड हुआ करता था, वहां से ट्रैवलिंग होता था। तो मैं ब्रेक के लिए मैं टॉयलेट में गया था, तो ऐसा स्पिक एंड स्पैन, ऐसा क्लीन टॉयलेट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तब मैंने फिर मेरी ये क्यूरियोसिटी जागी कि ये कैसे, मतलब कई जो हमारे ट्रैवल पे जो रिजॉर्ट्स होते हैं, ये सुविधा नहीं मिलती। और फिर उसके बाद मैं जुड़ गया, और अब जाके वो यूके रिजॉर्ट बन गया है, बड़ा रिजॉर्ट बन गया है। और उसकी टैगलाइन अब ये है, सो यू डिजर्व द ब्रेक यू वांट। ये इसकी टैगलाइन है। तो मतलब ये बना ही ऐसा है कि आपको एक अलग तरीके का, एक हॉस्पिटैलिटी का एक एक्सपीरियंस आपको मिले। और संतोष पाटिल, इनको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, ये बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत लोगों की मदद करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग करते हैं और अपना अनुभव बांटते रहते हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट में भी ये अपना अनुभव बांटेंगे, और कैसे ये छोटे ढाबे से इनका बड़ा रिजॉर्ट हुआ, ये भी आप जान लेंगे। तो आइए
सुनते हैं संतोष पाटिल जी को। संतोष जी, मैं इस दिन की कब से राह देख रहा था। जब से बड़े आम शुरू हुआ है तब से मैं चाहता था कि आपसे बातचीत करूं, आपसे कॉन्वर्स करूं और आपके लाइफ के बारे में शेयर करूं लोगों से, क्योंकि आप, मतलब मैं बहुत सालों से आपको जानता हूं। आपकी जो कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। आप सांगली से एक छोटे गांव से एक ढाबा आपका था, है ना? और उसके बाद आपने यूके रिजॉर्ट, इतना बड़ा रिजॉर्ट किया जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, कॉन्फ्रेंसेस से लेके फैमिलीज को, दोस्तों को, मतलब, और मेरे ख्याल से नॉस्टैल्जिया है यूके रिजॉर्ट। तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप हॉस्पिटैलिटी में आए कैसे, क्योंकि आप तो हॉस्पिटैलिटी के अब एक मिसाल है, एक बड़ा उदाहरण है। तो हॉस्पिटैलिटी में आए कैसे? संदीप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत आपका आभार हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि बड़े आम में मैं आ सकूं। और ये मेरा इसके लिए प्रिविलेज। आपका बहुत बहुत मैं आभार हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। सर, मैं ग्रामीण महाराष्ट्र से आता हूँ। हम्म। मेरी पूरी शिक्षा, मेरा शिक्षण पूरा एलूर करके सांगली डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है। हम्म। वहाँ प्राइमरी जो जिला परिषद का स्कूलिंग स्कूल वगैरह होता है से। वहाँ, और गांव के हाई स्कूल में 10वीं तक मैं पढ़ा। नेचुरली जो रूरल इम्पैक्ट कोई भी पर्सनालिटी पे होता है वो है, और वो आज भी मेरे पर्सनालिटी के अंदर है, ऐसे मुझे लगता है। मेरी कॉलेज उधर ही हमारा तालुका प्लेस है इस्लामपुर, वहाँ हुई। और उसके बाद में मैंने कोल्हापुर में स्पर्धा परीक्षा, जो हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूपीएससी यानी एमपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए मैं कोल्हापुर गया, हम्म। और उधर मैं 4 साल किया। while doing preparation for the competitive examination, I also done my MA and LLB from Kolhapur. Oh. Uh, so that is my educational background. I tried almost 6 years of my life for competitive examinations. I went up to the interview, but could not get selected for it. लेकिन उसी दौरान हमने, मेरा जो गांव है एलूर, उधर ही हाईवे पे, अ, उसी दौरान हमने एक छोटी जमीन हाईवे पे ली थी। और मेरे जो जीजा जी हैं गोले साहब, उनके मार्गदर्शन में हमने वहाँ पे एक ढाबा चालू किया था। वो ढाबा शुरू किया, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय ढाबा, उसमें भी मेरा ध्यान रहता था। तो एक दिन ऐसा आया मेरे लाइफ में, अपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप कैसे आए, क्यों आए, ये आपका क्वेश्चन है। और मैं काम कर रहा था, और मैं अभी तक इतने सालों में कभी हम लोग होटल के, रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पे, हम गल्ले पे जो बैठते हैं, कभी लाइफ में बैठा नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज ऑन द एट सर्विस ऑफ आवर गेस्ट। ओके। और मैं ऐसी सर्विस कर रहा था, टेबल साफ कर रहा था, मैं टेबल से कोई चीज़ें उठा रहा था। तभी मेरे परिचित, मेरे गांव के ही एक 25 साल पहले की बात है, 25 27 28 साल पहले की बात है ये। हाँ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं पढ़ा लिखा था, ये था, और ऐसा होटल में टेबल साफ करने का तो काम करता है। हाँ। तो उससे मुझे थोड़ा सैक्रेज्म के टोन में उन्होंने मुझे मेरे से बात की थी। तंज था वो थोड़ा सा ऐसा कि यार ये क्या कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, हाँ। ऐसा। तो मुझे उसका गुस्सा नहीं आया। हाँ। उलट मैं ऐसा, आई थॉट कि मैं अगर हमारे ग्रामीण इलाकों में मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जैसे यंग है, वो तो गोबर भी उठाते हैं, हम्म। खेती में काम भी करते हैं। हम्म। तो मैं हम
जो खाता है हम खाते हैं वो चीजें मैं अगर उठाता हूँ उसमें कोई अ, उसमें कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात है ही नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ श्रम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। हम्म। तो उसी हिसाब से उसको लेके मैंने बोला कि मैंने वही उनको बोला, अरे आप तो गोबर भी उठाते होते, मैं तो खाने की चीजें उठा रहा हूँ, हम्म। उसमें कुछ क्या है। तो उसी समय मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूपीएससी एमपीएससी में अगर मुझे कोई सफलता नहीं मिली तो मैं आई विल गो टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और वैसी मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। सर, आगे बढ़ने से पहले ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं, जैसे आनंद पाटिल का जी हमने जब इंटरव्यू लिया था, तो ये बहुत सारे बच्चे आते हैं यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम के लिए और साल अपने साल बिताते हैं उसमें। अब काफी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसमें जाता है और बाद में डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो ये आपका इतना बड़ा उदाहरण है कि आपने ट्राई किया, पूरी शिद्दत से ट्राई किया, और अगर वो था नहीं हुआ तो आपने अलग से एक बड़ी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी में अपना एक बड़ा नाम कर लिया। तो ये एक और बड़ी मिसाल है जो एग्जाम्स और ये सारे उसके लिए देते हैं, यूपीएससी एमपीएससी के लिए, ये बड़ा एक उदाहरण है। तो अब ये बताइए कि ये तो ठीक है, आपने जी। आपको दिल से लगा जब उस आदमी ने कहा कि आप ये छोटा काम क्यों कर रहे हो, और आपको जब ये कन्विंस हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो अब जैसे धाबा से आप इसमें कैसे आए, रिजॉर्ट, या आगे चल के बड़ा कैसे आपका, आपकी ये जर्नी बड़ी कैसे हुई, ये जरा बताइए। आपने बहुत ही सही बात की है कि बहुत सारे लैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, 5 लाख 10 लाख बच्चे हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं हम्म। और 200 400 500 हजार लोग ही उसमें सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होते हैं। तो ये जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर है। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट और सिलेक्ट ना होने वाले स्टूडेंट, इस ये जो अंतर है और उसमें जो टाइम जाता है और ना होने के बाद में जो डिप्रेशन आता है, उससे बहुत सारे हमारे मित्र हैं उनका करियर चेंज हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस उसमें आए हैं। मुझे हालांकि आज एक मेरे जो जीजाजी है उनकी मेहरबानी है, उनका गाइडेंस है, मेरे लिए वो भगवान की जगह पे हैं। उनके मार्गदर्शन से मैं बिजनेस में आया और कुछ हासिल कर पाया। लेकिन इसके लिए तो मुझे जब भी स्पर्धा परीक्षा के कोई कॉन्क्लेव्स होती है, कोई मार्गदर्शन होता है, मैं सिलेक्ट ना होने के बावजूद भी मुझे उधर बुलाया जाता है कि स्पर्धा परीक्षा देना ये वही उसके बाद में उसमें यश मिलना, ये लौकिक अर्थ से यशस्वी होने की कोई व्याख्या मापदंड नहीं नहीं। है, हाँ। मापदंड नहीं है। लेकिन आपके जीवन में आप कितने सक्सेसफुल होते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने वो मेरे नसीब से वो हुआ है, मेरी मेहनत से हुआ है, मार्गदर्शन से हुआ है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है जो बच्चे लोग स्पर्धा परीक्षा देते हैं कि अगर मैं उसमें हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो मेरा प्लान बी क्या है, वो भी अपने हाथ में होना बहुत जरूरी है। हम्म। और उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी। मैं जब स्पर्धा परीक्षा दे रहा था तभी ये सब चीज़ें कर रहा था। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अभी मुझे स्पर्धा परीक्षा का एज भी होने एक था 30 इयर्स के, तो उसके मुझे अभी दूसरा करियर ऑप्शन चूज करना ऑप्शन। पड़ेगा। तो मैं 97 में मुंबई आया। खोपोली में हमने 1 एकड़ जगह ली। जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे जो है वो इट वाज वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे इन एशिया। ये एक्सप्रेस हाईवे बनने से पहली बात। एक्सप्रेस हाईवे बनने से पहले की बात है। तो वहाँ हमारे गांव के कोई लोग थे, तो हमने मुंबई के अंकल्स किचन के डिसूजा और हमने वहाँ पे 1 एकड़ जगह लिया और एक रेस्टोरेंट हमने शुरू किया, क्योंकि हाईवे पे रेस्टोरेंट चलाने का अनुभव मेरे गांव में कोल्हापुर के पहले जो एलूर साई होटल साई इंटरनेशनल हाँ। जो हमारा है, वो हाईवे पे चलाने का हमको अनुभव था। ओके। और हमारा गांव से मुंबई आना जाना, और वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दी खोपोली, क्योंकि पनवेल और खोपोली के बीच में
एक एक किलोमीटर में एक एक होटल और पेट्रोल पंप था, और बहुत बड़ा बिजनेस वो स्ट्रेच पे था। तो हमने उधर शुरू किया, और पहले दिन से अंकल्स किचन का नाम बहुत बड़ा था मुंबई में, जी। पहले दिन से ही बहुत अच्छा चलने लगा। ओ। इट वॉज ओनली रेस्टोरेंट, इट वॉज नॉट अ रिजॉर्ट। हम्म। लेकिन एक 1.5-2 साल के अंदर ही एक्सप्रेस हाईवे बन गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, डे वन, आज भी मुझे वो दिन याद है। डे वन वो हाईवे का 80% बिजनेस डाउन हो गया, 80% फ्रॉम डे वन। हम्म। 50-50 साल के उस रोड पे जो होटल्स थे 6 महीने के अंदर बंद हो गए। हम तो नए आए थे, नया इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अभी ये लोग डूब गए। क्योंकि लेकिन सारा ट्रैफिक ही फिर वो अलग अलग है, मार्ग से अलग जाने है। लगा, जो एक्सप्रेस हाईवे बन गया था। और पहले जो पुराना जो वो तो हाईवे था, लोकल रोड बन गया, लोकल रोड पनवेल बन खोपोली गया। लोकल रोड बन गया। हम्म। तो हमने, और हमारे जो अंकल जी हैं, मेरे जीजा जी हैं, हमने साथ में बैठ के एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया हमने, हम्म। कि हम अभी हाईवे पे है, ये बात भूल जाएंगे। हम्म। हम मुंबई के बाजू में किधर अपना एक जगह है, वहां पे एक रेस्टोरेंट अपना है, वो सोच के फिर हमने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और हमने ऐसा डिसाइड किया कि लोग होटल्स बंद कर रहे थे, हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम उसको बढ़ाएंगे। हम्म। हमने 1 एकड़ जगह था और 1-2 एकड़ जगह ले लिया, और देन वी डिसाइडेड वी विल गो फॉर द रिजॉर्ट, बिकॉज ओके। वहाँ इट वॉज जस्ट 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, इट वॉज सेंट्रली लोकेटेड। देन we have started rooms, conference hall, water park, and swimming pool, and we started getting day picnics. खोपोली इज अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल एरिया, हम्म। सो वहाँ रूम्स, अच्छे होटल नहीं था वहाँ पे। लोगों को एक तो लोनावाड़ा जाना पड़ता था, नहीं तो नई मुंबई जाना पड़ता था। तो वो एक डिमांड थी उस एरिया की, क्योंकि रेस्टोरेंट में मेरे पास वहाँ के लोग आते थे, तभी वो डिमांड हमको मालूम मालूम थी कि पड़ा। रूम्स की जरूरत है। तो इमीडिएटली हमने रूम्स, और लोग होटल्स बंद कर रहे थे, हमने एक्सपांड किया। पहला मुझे एक, लेकिन पहला 2-3 साल हमने बहुत कष्ट उठाए। एक हमारे सैलरी के दिन बाहर से पैसा लाके हम सैलरी करना पड़ता था। ऐसा 2-3 साल हमारा गया। आपको लोन्स लेने पड़ते थे, या थोड़ा सा इधर उधर से वो मैनेज करके पड़। बट ये कन्विक्शन कहाँ से है? मतलब कैसा होता है कि ये तो ठीक है, आप उसको 2-3 साल में उसको करें। मतलब कि जैसा आप कह रहे थे कि कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे थे, और आपने इसको अलग तरीके से देखा, आपका पर्सपेक्टिव बदला, और आपने इसको अलग तरीके से इसको उभारा, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है कि आप डिप्रेस या आप नेगेटिव हट से हो जाते हो, लेकिन उसको अलग तरीके से सोच के देख के अगर इसको किया जाए, तो ये शायद एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो ये आपको कन्विक्शन आया कहाँ से? संदीप या जी, मैं सच बताऊं, हाँ। इसका भी श्रेय मैं देता हूँ। मैंने जो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैंने जो तैयारी की थी, हाँ। उसमें भी प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू, लगातार 6 बार प्रीलियम्स दिया, 4 बार मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर भी हर टाइम फेल होके फिर प्रीलियम, मेंस, इंटरव्यू। मुझे ना अपयश की आदत लगी थी। हाँ। और या तो ऐसा हो सकता है कि आपने उसको अपयश न लेते हुए उसका एक अनुभव लेके फिर फिर हाँ, उसको। वो मेरे अंदर, जो बहुत सारे लोगों को अपयश का डर रहता है, हाँ। वो डर निकल गया था मेरा। वाह। वो डर निकल गया था। आज भी कोई भी चीज करने से मुझे डर लगता ही नहीं। हम्म। मैं सक्सेसफुल होऊंगा, नहीं होऊंगा, ये मन में कभी आता ही नहीं। हम्म। अगर हम बहुत सारे चीजें ट्राई करते हैं, हर चीज सक्सेसफुल होती है ऐसा नहीं, हम्म। लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगी, वो डर से आदमी बहुत सारी चीजें नहीं करता है, करता ही नहीं। हाँ। ट्राई ही नहीं करता है। तो वो डर मुझे तभी से निकल गया था। ओ वाह। तो ये मैं उसका श्रेय उसी वो सिचुएशन भी देता हूँ कि चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं। लाइफ इज अ जिगजैग पाथ। अगर प्लेन होगा तो फिर मजा ही नहीं आएगी। जैसे अपना लाइफ है, अपनी करेक्ट। लाइफ ऊपर हम ये देते हैं तो ऊपर नीचे चढ़ाव है ही है, नीचे तभी तो मजा है लाइफ में। तो वो
मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट आज भी हम करते रहते हैं। हम्म। कोरोना के बाद में भी बहुत चैलेंजेस आए। हम्म। हाईवे डाइवर्ट होने के बाद में भी हाईवे डाइवर्ट होने के बाद आए, हाईवे पे बार बंद हो गया, जीएसटी आया, कोरोना आया, ये सब साथ में चीजें आई, तभी भी हमको चैलेंजेस आए। हम्म। चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, लेकिन उसके ओवरकम करना, वो चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्यूशन ढूंढना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वो हम्म। माइंडसेट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मुझे मिला। ग्रेट। नाइस। सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको तो आप हैंड होल्डिंग करते ही हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है ही है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका उगम कहाँ से हुआ, ये पैदा कहाँ से हुआ, ये अब हमको पता चला, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो लाइफ में कई बार ऐसे यंग एज में या आपके उसमें ऐसी वो चैलेंजेस आते हैं, तो उसको आप कैसे लेते हैं जिसको आप लाइफ टाइम के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका अनुभव का आप क्या कहते हैं, आपका काम, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो यूपीएससी एग्जाम्स पर जब दे रहे थे, आप भले ही उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आपके कई दोस्त हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं और आज बड़े अफसर हैं, जैसे हमारे विश्वास नागरे पाटिल जी जी हैं, जी जो आपके इतने गहरे और इतने जी। बचपन मतलब उस समय से दोस्त हैं। वो कई बार हम तो मिले भी उनसे। तो ये कैसे, मतलब उस समय वो कैसे थे, मतलब आपके आपकी आपके रिलेशन, आपकी दोस्ती कैसी थी, हम बहुत उत्सुक हैं उसके बारे विश्वास नांगरे पाटिल साहब आज जो एडीजी है, में। हम्म। अतिरिक्त पुलिस जी। महासंचालक महाराष्ट्र के, बहुत बड़े नामचीन आईपीएस ऑफिसर हैं। अब वही है ना, यंग इंस्पायरर, मतलब सबके हाँ, लिए उनको पीढ़ी को देख के, इंस्पायर। उनको सुन के एक जनरेशन महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। जी। आज आज ये लास्ट 25 ईयर्स में जितने भी ऑफिसर्स बने हैं, बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन विश्वास नांगरे पाटिल है। बहुत लोगों का लाइफ उन्होंने बनाया है। जी। तो हमारी जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत पहले से है। उस समय ना वो कोई ऑफिसर थे या कुछ भी नहीं थे, मैं भी कुछ नहीं था। तब से हम ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हम साथ में करते थे। उनको भी पहली फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए और सेकंड अटेम्प्ट में वो प्रीलिम भी नहीं पास हो पाए। ओ। तो उनको भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये काम मेरा नहीं है, और वो सब छोड़ के गांव चले गए थे। ओ। अच्छा। और नहीं, मुझे अभी एक नहीं करना है। और उस समय मैं प्रीलिम पास हो गया था, मेरा मेंस था, तो बाद में इंटरव्यू भी आया। एक गांव में जाके बैठे थे, फिर हम दोस्तों ने उनसे बात की, और थोड़ा 2-3 महीना गांव में रहे, और देन ही कम बैक टू मुंबई। और बाद में उन्होंने इतना कष्ट किया, इतना प्लानिंग किया, कि एक ही साल में 97 में हम क्या करते थे, हमको कोई ना कोई पोस्ट चाहिए थी, तो हर एग्जाम हम देते थे। हाँ। मुझे क्लास 3 का भी देते थे, एमपीएससी का भी देते थे, यूपीएससी का भी देते थे। तो उसी समय एक हमारी नेसेसिटी थी कि कोई ना कोई पोस्ट अपने हाथ में आना चाहिए, तो अपना लाइफ सिक्योर हो। उन्होंने तो साइंस छोड़ के 12वीं के बाद में आर्ट्स में एडमिशन लिया था। ओके। विच इज वो अभी आईपीएस बन गए करके वो डिसीजन सही रहा, लेकिन वो हमेशा बताते हैं कि वो डिसीजन ऐसा लेना गलत है, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि वो ही वॉज अ स्कॉलर। तो 97 में एक ही साल में उन्होंने सेल टैक्स इंस्पेक्टर, जो क्लास 3 की पोस्ट है, वो उनकी एमपीएससी से डेप्यूटी कलेक्टर बने, और यूपीएससी से वो आईपीएस बने। तो ये और हमने बहुत सारे उनका बुक भी है, मन में है जी। विश्वास। उनमें मैं एक पढ़ा पान, हूँ। एक पेज मेरे ऊपर भी उन्होंने लगा। जी। तो उसका बहुत सारा, उस उनके लाइफ के बहुत सारे जो भी इंसिडेंट्स है, हमने साथ में उसका आनंद लिया है, उसका दुख भी झेला है। बहुत हमने दोनों ने बहुत साथ में ट्रैवल भी किया है, और मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। और बहुत सारी जगह पे मैं संतोष का मित्र हूँ, ऐसे बोलते हैं। उनका बहुत बड़प्पन है। हमेशा अ, वो अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जो पीड़ीग्रस्त है, अन्यायग्रस्त लोग हैं, उनके लिए बहुत काम करते हैं, हम्म। बहुत काम करते हैं।
वो एक अपने महाराष्ट्र पुलिस के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा ऑफिसर उनके रूप से मिला है। उनको तो देख के इंस्पिरेशन आता है, इंस्पिरेशन मतलब आता उनका जो जिस तरह से वो है। जी जी। तो अपने को। उनका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत है। हम्म, हमेशा मुझे हेल्थ के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे जो मेरा थोड़ा कुछ मैं सोशल काम करता हूँ उसके बारे में हमेशा जभी जभी मैं मिलता हूँ, उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है और एक नई ऊर्जा से फिर हम काम पे लगते हैं। तो मैं मेरे जीवन में है, इसके लिए मैं भगवान को बहुत, भगवान का आभारी हूँ कि ऐसे दोस्त मुझे उन्होंने दिए। तो जब भी हम आप दोनों को साथ में देखते हैं ना, वो पता चलता है, वो वाइब्स वो दिखते हैं, वो महसूस होता है। जी जी ये बहुत, और ये मतलब ये तो आपके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको देखा है कि कई लोगों के साथ आपका ये रिश्ता है, और आपने क्या कहते हैं कि बहुत लोगों को दिया है ना, आपका अनुभव दिया है। आप अंदर से भी चाहते हैं कि सफलता मिले इस आदमी को, इस लड़के को सफलता मिले। ये तो हम आएंगे इस पे, लेकिन आपका ये जो यूके रिजॉर्ट है, मतलब मैं आपको मिलने से पहले मैंने ये सुना था जी कि ये रिजॉर्ट इसलिए है क्योंकि औरतें भी जब भी ट्रैवल कर रही है ना, तो वो रुक के उसका टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहती है। जी इतना उनके साथ मतलब उनका जी वो था कि जी ये यहाँ रुकेंगे, और आपका जो ब्रेक है वो यहाँ लेंगे। और फिर मैंने देखा, जब भी मैंने विजिट किया, देखा कि इतना क्लीन और इतना क्या कहते हैं उसका एक साफ सुथरापन जी मैंने बहुत कम जगह पे देखा है। जी। तो ये कैसे, ये क्यों आया? गांधी जी बोलते थे कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। हम्म, क्लीनलीनेस एक भगवान का रूप होता है हम्म, और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आत्मा है हम्म, और आत्मा हमेशा शुद्ध होना चाहिए। ओके। ये जो भावना है ना, ये बहुत बहुत ही इस बिजनेस के लिए भावना है, महत्वपूर्ण है चीज़ें। जो मेरे जीजा जी इज वेरी पैशनेट अबाउट कीपिंग द क्लीनलीनेस। हम्म, हमारे दोनों रिजॉर्ट हाईवे पे हैं हम्म, और हाईवे पे होटल साई इंटरनेशनल जो पुणे बेंगलोर हाईवे पे एलूर पे है, और जो साई यूके रिजॉर्ट मुंबई पुणे हाईवे पे जो है। क्योंकि अपने देश में आज 4 लेन 6 लेन 8 लेन्स गडकरी जी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। हम फॉरेन कंट्रीज में जब जाते हैं तभी हाईवे साइड अम्यूनिटीज में वॉशरूम्स मेन चीज होती है जहाँ पे रुक के लोग रेस्ट ले सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। लेकिन अपने देश में हाईवेज के ऊपर इतना वॉशरूम पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ये परिस्थिति सबको पता है। तो ये हाईवे के ऊपर का चैलेंज भी है, हम्म, लोगों को कहाँ रुकना है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद में वॉशरूम के लिए लोगों को रुकना पड़ता है। हमने लोग ऐसे बोलते हैं या हम भी ऐसे सोचते हैं कि हाईवे पे रेस्टोरेंट होना एक अच्छा फूड देने के लिए या अच्छा सर्विस देने के लिए, अच्छा एम्बियंस देने के लिए है। लेकिन हम ये तो देना ही पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो तो देते ही हैं, वो सभी देते हैं, सभी लेकिन देते हैं। आपका जो यूएसपी लेकिन है। हमने पूरा फोकस अच्छा वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम का सर्विस लोगों को देना, इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो पुणे से जब लोग कोल्हापुर या बेंगलोर साउथ गोवा जाते हैं, तभी पुणे से निकलने के बाद में स्पेशली लेडीज ऐसा मन में सोचते हैं कि 2-3 घंटा लगेगा चलेगा, हम साई इंटरनेशनल में ही रुकेंगे वॉशरूम के लिए। तो वहाँ पे मेरा स्टाफ है वो भी लोकल ही है। पहले वो लोकल लोग काम करने के लिए भी थोड़ा सा वॉशरूम में ये करते थे, तो मैं, मेरे जीजा जी, मेरे भांजे, हम लोग दिखाते थे कि कैसा वॉशरूम साफ करना, अपने हाथ से दिखाते। वाह, तो उनको भी उस काम के प्रति एक लगाव होने लगा। लगाव होने लगा कि अगर हमारे साहब ये सब काम करते तो हमको भी कुछ काम करने में अड़चन नहीं होनी अड़चन नहीं चाहिए, आनी चाहिए। शर्म नहीं होनी तो चाहिए। वो श्रम नहीं आनी चाहिए। तो एक उसके प्रति एक भावना उत्पन्न हुई कि अच्छा टॉयलेट रखना है। तो हम हमारे यहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कि पर्सनलाइज सर्विस मिलती है। हम्म, हमारा जो
आपका हैंड जो वॉश है, हैंड वॉश भी हाथ में देते हैं, पेपर नैपकिन निकाल के देते हैं, पैम्पर तो करते हैं आप लोग। पैम्पर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लोगों को लगता है। और मेरा जो स्टाफ है दे गेट वेरी गुड टिप्स। सो वो पहले काम करने के लिए तैयार नहीं, तो आज हमारे पीछे लगते कि मुझे वॉशरूम में ड्यूटी दे दो। वाह। तो ये एक छोटा सा चीज हमने किया, तो उसका अच्छा क्योंकि ये फील बहुत जरूरी है, फील बहुत जरूरी। क्योंकि आपका रिफ्रेशिंग, जो आप जो ट्रैवल करते हो थकते हो, जब आप जाते हैं वॉशरूम में क्लीन आप मतलब जी वो होते हैं, और उसके बाद वो जो फील है ना, उसके बाद फिर आपको वहां पे खाने में भी मजा आता है फिर वहाँ। तो आपको अगर रहना भी है तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार, रहूंगा तो मुझे बहुत क्लीनलीनेस, जी मुझे बहुत वो मिलेगा, जी मुझे सो ये कमाल। तो ये आपका बहुत बड़ा यूएसपी, और ये आपने खुद ये उसको क्या कहते हैं, निर्माण किया है। जी जी तो ये बहुत कमाल की बात है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि 5 स्टार में जाते हैं तो आपको तो मिलता ही है क्योंकि 5 स्टार की फैसिलिटीज होती है, लेकिन आप लोकली या ट्रैवल हाँ में लोगों को अगर ये फीलिंग दें या फैसिलिटी दें तो फिर कमाल है। इसीलिए आपको आपका वो यूके रिजॉर्ट और आपके सारे रिजॉर्ट जाने माने जाते हैं। तो अभी ये जो चैलेंजेस के बाद आप उभरे हैं, सिर्फ आप मतलब क्या कहते हैं, आपने उसको होल्ड भी नहीं किया, आप तो बहुत सारा प्रोग्रेशन लाए उसमें। तो आगे क्या प्रोग्रेसिव आपके थॉट्स हैं, या क्या आप हॉस्पिटैलिटी में लाना चाहते हैं? मैं हमेशा अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने से बहुत सारे इंसाइट्स भी हमें मिले हैं। तो आज का ज़माना है कोलैबोरेशन का ज़माना है। हम्म। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। अकेले करेंगे तो एक सीमित रहोगे, और कोलैबोरेशन से करोगे तो उसको स्काई इज़ द लिमिट। तो कोलैबोरेशन पे मेरा विश्वास है, और उसी लाइन से मैं आगे जाना चाहता हूँ। यूकेज रिज़ॉर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तभी हाईवे चला गया, बाद में हमने डेवलप किया, होटल रेस्टोरेंट से हम रिज़ॉर्ट में गए, उसके बाद में अच्छा चलने लगा। तभी भी थोड़ा-सा एक हमारे लाइफ में एक स्ट्रगल आया, हम बोल सकते हैं। हमारे साथ में अंकल्स किचन के अंकल जी थे, तो उनको थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू हुआ, तो उन्होंने बैकआउट किया। और आप जानते होंगे 2006-7 ये टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड रिसेशन चल रहा था, सिटी हम्म। बैंक वगैरह पूरा कोलैप्स हो गया था, बहुत बड़ा रिसेशन पूरा दुनिया में था, और उसका इम्पैक्ट हर बिजनेस पे हो रहा था। तभी हमने उन्होंने बैकआउट किया, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि अभी उसको बेच देंगे। हम्म। लेकिन एक साल हमने प्रिपरेशन किया, और फिर पूरा हमने हमारे फैमिली में लिया। अंकल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस उन्होंने बैकआउट कर दिया था। तो उसके बाद में हमने मेरे जीजा जी और हमने ऐसा सोचा कि अभी उसको और बढ़ाएंगे, तो और हम लैंड लेते गए। आज 14 एकड़ में पूरा यूकेज रिजॉर्ट बसा हुआ है। बड़ा वाटर पार्क हो गया, एडवेंचर पार्क हुआ, कॉन्फ्रेंसेस, अभी पिकनिक्स और ओवरनाइट्स कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे चलते हैं। लेकिन अभी इसके जैसे अभी वो एरिया थर्ड मुंबई करके बहुत ही डेवलप हो रहा है। ग्रोइंग एरिया है वहाँ को। तो बिकॉज ऑफ अटल सेतु 1 घंटे में हम वहाँ पे अभी पहुँच सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वो एरिया में आ रही, बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े वहाँ पे आ रहे हैं। एयरपोर्ट भी पास में है। एयरपोर्ट अभी 2-4 महीने में नया एयरपोर्ट ऑपरेट हो। होगा। तो मेरे आजू बाजू में रेडिसन या नोवाटेल ऐसे बड़े बड़े ब्रांड आए हुए हैं। तो अभी हम भी चाहते हैं कि इसको अभी एक स्टार कैटेगरी का 4 स्टार 5 स्टार वहाँ पे बने, जो ऑलरेडी हमारा सैंक्शन हो चुका है। ओके। सो मैंने आपके कोलैबोरेशन की बात की, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर सम इंटरनेशनल चेन टू टाई अप विथ, क्योंकि 5 स्टार चलाना एक छोटे ब्रांड का काम नहीं है। अगर चेन है तो वो भी अभी हम हमारा जो आपने पूछा अगला प्लान हम्म। क्या है, तो 5 स्टार होटल यहाँ पे कोई बच्चे इंटरनेशनल चेन के साथ में हमारी बातें भी चल रही है, उसके करना अभी अगला हमारा कदम होगा। मेरे ख्याल से आपको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, मतलब सांगली रत्न से लेके कई अवार्ड्स भी मिले हैं। जी और उसके बाद मतलब आपने बिजनेस भी अपना सक्सेसफुल किया है, अब सक्सेसफुल चल रहा है, आपके एस्पिरेशंस भी हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों की भी मदद करते हैं। जी आप बड़े बहुत सारे सोशल जी ऑर्गेनाइजेशंस के भी बोर्ड पे हैं, जी है ना?
जी। जैसे कोल्हापुर का अपना सिद्धगिरी। सिद्धगिरी मठ जो है उसके उस पे है। तो ये आपको वक्त कैसे मिलता है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये भी होना चाहिए लाइफ संदीप जी, मेरे दिल में दिल के छूने का आपने जो प्रश्न मुझे पूछा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न आपने मुझे पूछा, क्योंकि मैं अगेन इसका जो श्रेय है, मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने जो तैयारी की थी, में? उसमें एक अपना परिपूर्ण व्यक्तिमत्व बनता है। अगर लोगों के हिसाब से अगर उसको हमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन उस दौरान मैं जो पढ़ाई की, जो डिस्कशन किया, जो एग्जाम्स दी, उसका प्रभाव, और जैसे नांगरे पाटिल साहब, अन्ना साहेब चौहान और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसमें ऑफिसर बने हैं, उनका जो मुझे सहवास, उनका प्यार, उनका विचार जो मुझे मिला है, उसकी वजह से मुझे खाली बिजनेस में आने के बाद में बहुत सारे लोग खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम पूरी तरह से हमारा तैयारी होती है, जो एक ऑफिसर बनता है, भाई पीपल आर खाली नौकरी के लिए काम नहीं करते। आप अगर समाज के बड़े लिए बड़े भी। ऑफिसर आप देखेंगे, उनको कुछ सैलरी मिलते है करके नहीं काम करते, समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते। इसके लिए हम बहुत सारे उदाहरण है। तो एक उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ, और मैं बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वजह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ। जुड़ा हुआ। उसमें से एक सिद्धगिरी मठ, परम पूज्य काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी की विचार से जो चलता है, वहाँ पे भी मुझे विश्वस्त के नाते में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। उस पे हम हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, उसके ऊपर हम मठ पे काम करते हैं। सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर वहाँ पे काम करने का हमें मौका मिलता है। उसके अलावा मैंने मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ या देश में है, सांगली डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी एमएमआरडी रीजन में ऑलमोस्ट 20,000 फैमिलीज साथ जुड़ी, अभी सांगली करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी हम काम करते हैं। जैसे स्पर्धा परीक्षा के लिए मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं इतना मेरा वक्त मैंने वहाँ पे स्पेंड किया है, तो वो अभी मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें आए। उसके लिए डॉक्टर आनंद पाटिल साहब के साथ में हमने स्पर्धा परीक्षा साहित्य सम्मेलन हर साल हम करते, उससे भी मैं जुड़ा हूँ। और ये करते करते मराठी एंटरप्रेनर्स जो है, मराठी एंटरप्रेनर्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट है, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। और लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 ईयर से मैं उसमें जुड़ा हूँ। हर पोजीशन पे मैंने काम किया है। आज भी काउंसिल ऑफ एडवाइजर करके सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट में हम मराठी लोग बिजनेस में आए, और एक दूसरे को मदद हैंड करके, होल्डिंग करे, मदद हैंड करे, होल्डिंग करके सपोर्ट करे। श्रीमंत बने, बड़े बने। उसके लिए हम जी। काम करते। भिड़े साहब का जो सपना है उसको साकार करने की हम बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसका भी मुझे बहुत आनंद है। और उसके अलावा मेरे इंडस्ट्री के, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में भी महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे जितने भी रिजॉर्ट्स है, उनको हमने साथ में लाया है, टेन अच्छा। रिजॉर्ट के नाम से। और हम एक दूसरे को हमारा जो सक्सेस स्टोरीज है, शेयर हमारा करते हैं। एक्सपर्टाइज है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे का डेटा हम शेयर करते हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस हम शेयर करते हैं, और एक दूसरे को मदद करके अपना अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लोगों के लाइफ में थोड़ा भी हम कुछ अपने काम से बदलाव लाने की, हम उसके लिए मददगार अगर रहे, तो भी अपना जीवन सफल होगा, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। इसके लिए हर रोज मेरा तो एक पर्पज ही मेरा लाइफ का है, तो हेल्पिंग पीपल टू लिव क्वालिटी लाइफ। तो वो मुझे ना कि मुझे बिजनेस से, क्योंकि हर अपने श्वास में मैं ये जीता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मेरे क्लाइंट हो, मेरा स्टाफ हो, मेरे वेंडर्स हो, या मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे सोशल में काम, हर जगह पे मैं ये जो मेरा पर्पस है लाइफ का, वो मैं जीता हूँ। तो ये सब
जो ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में करो, ये जस्ट इट्स मैनिफेस्टेशन। जी, क्योंकि आप जब किसी को मदद करते हैं, हम जानते हैं कि आपका नेटवर्क इतना बड़ा है ना? गवर्नेंस से लेके, है जी ना? अलग-अलग स्तरों पे आपका नेटवर्क है। आप मतलब हमारे ऐसा है कि हमारे सैटरडे क्लब एलीट में या सैटरडे क्लब के ग्रुप में मैं देखता आया हूँ कि जिस किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप पहले आते हैं और आपका कहीं न कहीं कनेक्ट होता है और फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये नेचुरली नेटवर्क बिल्टअप हुआ कि आपको पहले से मालूम था कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, ये अवेयरनेस था और उस वजह से आपका ये नेटवर्क बिल्ट हुआ? ये जो क्वालिटी है ना, हम्म, मुझे लगता है ये क्वालिटी मेरे पिताजी से मुझे मिली है। ओके। मेरे पिताजी अपने स्तर पे गांव में वो दूसरों के लिए ही जीते थे। तो बचपन से मैं उनको देखते आया ओके। कि लोगों को पूरा जीवन उन्होंने लोगों के हित में ही बिताया है। हम्म, मेरे जीजा जी भी हमेशा दूसरे लोगों की हित के मदद, लिए हित मतलब। के लिए काम करते। तो वो दोनों का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत है। उसके बाद में नांगरे पाटिल जैसे मेरे मित्र बन गए, उनका भी ये हमेशा क्या होता है सर कि आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं ना, वैसे आप बनते हैं, हम्म, या वैसा वर्षा आप जैसे हो वैसे ही लोगों को आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो ऐसा ये मेरा जीवन में इतने लोगों का प्रभाव है, और वो प्रभाव की वजह से मैं ये सब कुछ चीजें कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये अगर मैं किसी दिन किसी के साथ किसी के लिए मैं कुछ नहीं किया तो मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं खुद के लिए ही जिया हूँ क्या। हम्म। तो एक आदत सी लगी हुई है। तो ये पूरा ब्लड में ही ऐसा मुझे लगता है, and only because of that maybe I'm doing all these things. कमाल है। इसीलिए तो आप मतलब क्या कहते हैं कि बहुत लोगों के चाहते भी हैं, बहुत लोगों के इंस्पिरेशन भी हैं। और क्या कहते हैं कि अगर परिपूर्ण कोई पर्सनालिटी है तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, परिपूर्ण आपकी कोई तरफ भी नहीं देखते हैं। होता। नो, और क्योंकि कैसा है ना कि जैसा मतलब आप तो बता ही रहे थे, लेकिन हमने ऑब्जर्व भी किया हुआ है कि मतलब सक्सेस क्या होता है। हम श्रीमंती कहते हैं, जी तो श्रीमंती कहाँ से होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि मौर्य संस्कृति जो हमारी थी, जी, वो गोल्डन एरा गोल्डन था, पीरियड था। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट वेल्थ, वेल्थ, इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट, इट्स ऑल अबाउट छोटे छोटे सारे क्राफ्ट्समैन थे, कारीगर थे, ये थे, वो सारे बड़े थे, बहुत कमाल के थे वो लोग। तो ये मेरे ख्याल से आपके अंदर से होगा कि भाई जो भी छोटा बिजनेस भी हो, छोटा काम भी हो, वो शिद्दत से करो, बड़ा करो, जी। और एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम लेकिन क्लियर करो। उसमें उसमें स्वार्थी भावना नहीं होनी चाहिए। हम्म, सेल्फलेसली ये करना चाहिए, हम्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी के लिए करता हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ इसके लिए वहां से कुछ मुझे मिले, ये भावना से कभी नहीं करना है, और उसको करके ना छोड़ देना है। अब क्यूरियोसिटी ये है सर कि ये जो आप कह रहे हैं, तो मतलब ये तो देने वाली बात हुई, लेकिन बिजनेस भी तो आप कर रहे हैं, उसको भी तो ग्रो कर रहे हैं, तो ये दोनों कंपार्टमेंटलाइज कैसे करते हैं आप? सर, इट इज अ या गिवर्स गेम। अच्छा। आप लोगों को जितना देते हैं ना, भगवान आपको उससे ज्यादा देता है। ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। इज इट? आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। ओके। मुझे हमारा सैटरडे क्लब का ब्रीदवाक्य एकमेका सहाय्य करू अवगे हूँ श्रीमंत। सहाय्य और श्रीमंत, ये दोनों चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम्म, हम सहाय्य नहीं करेंगे ना, तब तक श्रीमंत नहीं होंगे। हम्म, तो ये आई थिंक इट इज अ गिवर्स गेम वाह, ओके, विच हेल्प्स यू अलॉट इन लाइफ। वाह। सर मेरे ख्याल से इतने सारे पर्सपेक्टिव्स, इतने सारे इंसाइट्स मिले हैं ना आपके साथ बात करने में, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ आदमी, इंसान, पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये एक मिसाल है आप। तो मतलब आमतौर पे तो हम बात करते ही, शेयर करते ही हैं, लेकिन लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने देखने वालों के लिए आपने इतने खुलेपन से आपका लाइफ जो शेयर किया है, तो मेरे ख्याल से बड़े आम के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा जो कहता हूँ कि हमारे बड़े आम ऐसी होते हैं जो छोटी जी उससे वो होते हैं, और फिर जब ग्रो होते हैं तो
क्या कहते हैं, बड़े पेड़ की तरह ग्रो होते हैं, मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं लेकिन इंसान और पर्सनालिटी जी भी अपनी ग्रो करते हैं। जी। तो आप एक बहुत बड़ी मिसाल है बड़े आम के लिए। थैंक यू सो मच आपका वक्त निकालने के लिए और आपकी लाइफ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा बड़े आम में आने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति को आप बड़े आम में लेके आए, उसके लिए मच। मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद थैंक यू व्यक्त सर। करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल सो द मच। बेस्ट। तो शायद आप मानेंगे कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये एक अलग पर्सनालिटी और एक बड़ी पर्सनालिटी है ना। तो मैं खुद इस कॉन्वर्जेशन से एक टेक अवे लेके जा रहा हूँ कि भाई अपना काम तो करो ही करो, लेकिन अगर साथ साथ अगर लोगों को भी साथ लेकर चलो तो बड़प्पन अपने आप आ जाता है। और क्या कहते हैं आप, इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके पार्टिसिपेशन से ये पता चलेगा कि हम और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और किस तरह की पर्सनालिटीज हम ला सकते हैं। धन्यवाद।